Good morning everyone. So in the last class we have discussed the 25 questions of your test paper. In this class we will take the next question. So 26 question is there, and in this question the question is that DNA molecule has small units called. DNA molecules में आपका small units होती है जिन्हें क्या कहा जाता है. तो बच्चा आपका यहाँ पर ऑप्शंस है कि आपके स्मॉल यूनिट को, DNA की स्मॉल यूनिट को आपका प्यूरिन कहा जाता है, एडेनिन कहा जाता है, थायमिन एंड एडेनिन कहा जाता है. सो ये तीनों तो आपके क्या हैं, N2 बेसिस हैं. ये DNA की यूनिट नहीं है, DNA इन नाइट्रोजनस बेसिस से फॉर्म्ड है. ठीक है, तो ये तो सारे आपके ऑप्शन क्या हो गए कि जहाँ पर हमें N2 बेसिस नाइट्रोजनस बेसिस गिवन है ना. यहाँ पर लास्ट आपका ऑप्शन है सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन और रिकॉन. तो ये आपके स्मॉल सेगमेंट होते हैं DNA के छोटे छोटे सेगमेंट्स को आप यहाँ पर नाम देते हैं सिस्ट्रॉन. सिस्ट्रॉन बच्चा आपका टर्म दिया जाता है उस DNA के सेगमेंट को जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हो रहा हो, तो उसे हम नाम देते हैं सिस्ट्रॉन. ठीक है, वो DNA का सेगमेंट जहाँ पर आपको म्यूटेशन यानी कि कोई सडन म्यूटेशन आया तो वो आपका DNA का सेगमेंट कहलाएगा म्यूटॉन, जिस रीजन में म्यूटेशन हुआ. देन इसी तरह आपका जिस रीजन के अंदर रिकॉम्बिनेशन हुआ, DNA रिकॉम्बिनेशन भी तो होता है, तो जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन हो रहा है वो रीजन आपका कहलाएगा रिकॉन. तो यहाँ पर आपका सिस्ट्रॉन, म्यूटॉन एंड रिकॉन ये सारे आपके DNA के सेगमेंट है. सिस्ट्रॉन जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन होगा, म्यूटॉन जहाँ पर म्यूटेशन होगा एंड रिकॉन जहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 27 क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ ट्रू अकॉर्डिंग टू चैरेफ रूल. चैरेफ रूल के अकॉर्डिंग क्या चीज़ें आपका ट्रू है. तो बच्चे DNA डबल हेलिक्स में हमने बात की थी कि जो डबल स्ट्रैंडर्ड DNA होता है, स्ट्रक्चर होता है, वो दो रूल फॉलो करता है. एक तो आपका रूल होता है दैट इज़ बेस पेयर रूल एंड सेकेंड इज़ योर चैरेफ रूल. बेस पेयर के अकॉर्डिंग क्या होता है कि एडेनिन हमेशा आपका पेयर अप करता है थायमिन के साथ विद द हेल्प ऑफ डबल बॉन्ड, एंड साइटोसिन हमेशा पेयर अप करेगा ग्वानिन के साथ विद द हेल्प ऑफ ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड. सो ये तो आपका है बेस पेयर रूल. अब यहाँ पर चैरेफ रूल क्या कहता है. अकॉर्डिंग टू चैरेफ रूल कहता है कि हमेशा DNA के अंदर प्यूरिन का कंसंट्रेशन जो है वो पायरिमिडीन के कंसंट्रेशन के इक्विवेलेंट होगा, यानी कि कांस्टेंट होगा. ठीक है, तो मैं इसे ये भी लिख सकती हूँ, प्यूरिन टू पायरिमिडीन रेशो क्या है, कांस्टेंट है. ठीक है, कांस्टेंट की जगह हम 1 भी लिख सकते हैं. तो ये आपका कहता है क्या, चैरेफ रूल. अब यहाँ पर बच्चा अगर प्यूरिन हम देखें तो प्यूरिन आपका, वेट अ सेकेंड, सो अगर हम प्यूरिन देखें तो प्यूरिन आपका किससे बना हुआ है. प्यूरिन के अंदर हम ऐड करते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन को, तो मैं लिख सकती हूँ A+G, ये दोनों प्यूरिन हैं. और पायरिमिडीन के अंदर क्या है, साइटोसिन प्लस थायमिन. तो यहाँ पर आपका A+G वो आपका C+T के इक्विवेलेंट होगा. तो यहाँ पर आपका फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर A+G जो है वो इक्विवेलेंट है C+T के, तो बिल्कुल ये राइट हो सकता है. ठीक है, प्यूरिन टू पायरिमिडीन रेशो कांस्टेंट होना चाहिए. देन आपका A जो है इक्वल्स टू किसके है, C के, कि एडेनिन जितना होगा उतना ही साइटोसिन होगा, तो ऐसा तो कुछ है नहीं फिक्स. ग्वानिन जितना होगा उतना ही थायमिन होगा, ये भी कोई फिक्स नहीं है. ठीक है, और फोर्थ आपका है यहाँ पर एडेनिन टू थायमिन किसके इक्विवेलेंट होगा, साइटोसिन टू ग्वानिन के. सो बच्चे यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं बल्कि आपका ये ऑप्शन करेक्ट है, क्योंकि A+G क्या है, ये दोनों ही आपके प्यूरिन है और प्यूरिन हमेशा पायरिमिडीन के इक्वल होता है, यही चैरेफ रूल है. तो A+G C+T के क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 28th क्वेश्चन. सो यहाँ पर 28th क्वेश्चन में आपका क्या क्वेश्चन है बच्चा, कि इनमें से आपको इनकरेक्ट बताना है रिगार्डिंग टू ट्रांसलेशन, कि ट्रांसलेशन के लिए कौन सा स्टेटमेंट गलत है.
तो पहला स्टेटमेंट हम देखते हैं, प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन कंप्लीशन के बाद, यानी ट्रांसक्रिप्शन ख़त्म होने के बाद, ट्रांसक्रिप्शन क्या है, डीएनए से एमआरएनए का फॉर्म होना, तो ट्रांसक्रिप्शन ओवर होने के बाद while in eukaryote it held simultaneously with transcription, यहाँ पर ट्रांसलेशन के लिए बोला है कि प्रोकैरियोट के अंदर ट्रांसलेशन हेल्ड होता है कब, ट्रांसक्रिप्शन के पूरा ख़त्म होने के बाद, जबकि यूकैरियोट के अंदर ये ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ चलता है। तो बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट थी जो मैंने आपको एक्सप्लेन की है कि आपका जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है, क्योंकि वहाँ पर कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, तो इस डीएनए से जो आरएनए बनेगा वो साइटोप्लाज्म में ही है, और साइटोप्लाज्म में ही आपका राइबोसोम भी प्रेजेंट है। तो क्योंकि आपका प्रोकैरियोट के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, तो वहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ ही ट्रांसलेशन हेल्ड होता है। सो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए था कि प्रोकैरियोट में कंप्लीट होने के बाद नहीं, बल्कि साइमल्टेनियसली एक साथ आपका ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन होगा, जबकि यूकैरियोट सेल के अंदर न्यूक्लियस जो है वो मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट है। तो मेम्ब्रेन के अंदर पहले आपका आरएनए फॉर्म किया जाएगा, फिर उस आरएनए को न्यूक्लियस से बाहर निकाला जाएगा और फिर आपका वहाँ ट्रांसलेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर यूकैरियोट में ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन के साथ साथ नहीं होता है, यानी ये आपका दोनों चीज़ें रिवर्स है। आपका ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन आपका प्रोकैरियोट के अंदर साइमल्टेनियस है और यूकैरियोट के अंदर ट्रांसक्रिप्शन ओवर होने के बाद आपका ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। सो यानी कि ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट है। बाकी ऑप्शंस को रीड आउट कर लेते हैं। यूटीआर आपका अनट्रांसलेटेड रीजन है जो कि 5 प्राइम एंड पर भी है और 3 प्राइम एंड पर भी है, और मैंने आपको कहा था इन अनट्रांसलेटेड रीजन में आपका कोई असेंशियल प्रोटीन नहीं बन रहा है, बट यहाँ पर कुछ रेगुलेटरी जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं और इनमें आपका फ्रीक्वेंट म्यूटेशंस होती है, बट यहाँ पर आपका जो स्ट्रक्चरल जीन है, मेन जीन है, वो इंटैक्ट रहता है, क्योंकि म्यूटेशंस आपके यूटीआर पर होगी तो आपका एक्सोन रीजन में कोई म्यूटेशन ना होने की वजह से आपका स्ट्रक्चरल जीन इंटैक्ट रहेगा, जो कि एक प्लस पॉइंट है। अगर आपका म्यूटेशंस आपके एक्सोन रीजन पे हो तो आपकी बॉडी में जो असेंशियल प्रोटीन है वो फॉर्म नहीं होंगे। तो यहाँ पर ये प्लस पॉइंट होता है कि हमारी बॉडी में इंट्रॉन्स रीजन ज़्यादा है, तो जो यूटीआर है अनट्रांसलेटेड रीजन है, यहाँ पर आपका म्यूटेशन फ्रीक्वेंट होती है, बट ये आपके स्ट्रक्चरल जीन को कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट शो नहीं करता है। देन आपका नेक्स्ट यहाँ पर है कि जो बाइंडिंग होती है राइबोसोम सब यूनिट की, उसे मैग्नीशियम आयन की रिक्वायरमेंट होती है। बिल्कुल सही है, राइबोसोम की जो स्मॉल यूनिट होती है वो लार्ज सब यूनिट के साथ जब बाइंड होगी तो बाइंडिंग के लिए इस आयन की रिक्वायरमेंट होगी। विदाउट मैग्नीशियम राइबोसोम के सब यूनिट्स बाइंड नहीं करती हैं। नेक्स्ट है पेप्टाइड बॉन्ड आपका तभी बनता है जब पी और ए साइड जो है राइबोसोम लार्ज सब यूनिट की वो फिल्ड हो। तो यहाँ पर राइबोसोम की ये लार्ज सब यूनिट है जिसके अंदर आपका 3 साइड्स होती हैं। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था दिस इज़ द फर्स्ट साइट इज़ ए साइट, फिर आपका पी साइट होती है एंड द लास्ट वन इज़ ई साइट। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा आपका हमेशा ए साइट, पहला जो अमाइनो एसिड आता है, फर्स्ट जो टीआरएनए आएगा, टीआरएनए के साथ ही आता है ना अमाइनो एसिड, तो फर्स्ट जो आता है वो हमेशा किस पर आता है, पी साइट पर आता है। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर जो भी अपकमिंग टीआरएनए आएगा वो हमेशा ए साइट पर आएगा, और जब आपकी पी और ए साइट फिल्ड होती है तभी आपका ये राइबोसोम है, इसकी ये ए साइट और पी साइट दोनों पर जब आपका टीआरएनए प्रेजेंट होगा तो यहाँ पर इन दोनों अमाइनो एसिड जो कि टीआरएनए कैरी कर रहा है इनके बीच में क्या फॉर्म होगा, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये आपकी सारी स्टेटमेंट राइट है, ओनली योर फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई टीआरएनए इज कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल। सो ये आपका क्वेश्चन डायरेक्ट 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा कि टीआरएनए को अडेप्टर मॉलिक्यूल क्यों कहा जाता है, क्योंकि
कि क्योंकि आपका अडेप्टर इसलिए कह रहे हैं, अडेप्ट होता है, देखो अडेप्ट जो किसी को अडेप्ट कर लाए, ठीक है। तो यहाँ पर ये अटैच करता है इटसेल्फ विद इनिशिएशन, ये अडेप्ट कर रहा है खुद को कहाँ पर, जो mRNA होगा उस पर खुद को अटैच करता है और फिर इलॉन्गेशन फैक्टर के साथ मिलकर जो राइबोसोम mRNA कॉम्प्लेक्स है, यानी कि ये राइबोसोम, यहाँ पर राइबोसोम होगा, ये mRNA है, तो राइबोसोम mRNA कॉम्प्लेक्स जो है इस पर आपका वर्क करता है और यहाँ पर करेक्ट अमाइनो एसिड को लाकर पॉलीपेप्टाइड की चेन फॉर्म करता है। यानी कि मेन है कि टीआरएनए का काम होता है एक चार्ज्ड अमाइनो एसिड को mRNA तक लेकर आना, mRNA पर कोडोन को रीड करना और उसके स्पेसिफिक एंटीकोडोन के अकॉर्डिंग वहाँ पर अमाइनो एसिड को बाइंड कराना, यानी कि आपका पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड या पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्मेशन कराना। सो दिस इज़ द मेन रीज़न वाई टीआरएनए इज़ कॉल्ड अडेप्टर मॉलिक्यूल, क्योंकि टीआरएनए आपका अमाइनो एसिड लेकर आ रहा है और राइबोसोम mRNA जो कॉम्प्लेक्स है वहाँ पर mRNA स्ट्रैंड को पढ़कर mRNA के कोडोन को रीड कर आपका स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के बीच में बॉन्ड बनवा रहा है और पॉलीपेप्टाइड यानी प्रोटीन चेन फॉर्म कर रहा है। इसलिए आपके टीआरएनए को क्या कहा जाता है, अडेप्टर मॉलिक्यूल कहा जाता है। Now moving to the next question. Next question बचा that which vector is used in Human Genome Project. तो Human Genome Project में कौन से वेक्टर को यूज़ किया गया? फैक्ट है सिंपल, यहाँ पर आपके 2 वेक्टर्स जो है उन्हें यूज़ किया गया था। ये सारे नाम ही आपके वेक्टर के हैं। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में जो यूज़ किए गए दैट इज़ योर बैक स्टैंड फॉर बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम and second is your YAC, that is yeast artificial chromosome. So these are 2 vectors which is used in Human Genome Project. Okay, so यहाँ पर right option क्या आ जाएगा, option 2 will be your right answer कि यहाँ पर आपका YAC को as a vector use किया गया था। Moving to the next question, which statement regarding Y chromosome is not correct? वाई क्रोमोसोम के रिगार्डिंग कौन से स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है? तो बच्चा यहाँ पर है कि वाई क्रोमोसोम पर जितने भी जीन्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हॉलेंड्रिक जीन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल हाइपोट्राइकोसिस में आपका होता है एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर। तो फेस पर, ईयर्स पर एक्सेसिव ग्रोथ होती है हेयर की, जिसे हम हाइपोट्राइकोसिस कहते हैं। और इस करेक्टर के लिए आपका जो जीन रिस्पॉन्सिबल होता है वो वाई क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होता है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट ठीक है। सेकेंड आपका स्टेटमेंट है कि वाई क्रोमोसोम पर जीन होते हैं जो कि 213 होते हैं। तो हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बच्चे ये स्टडी किया था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में आपको ये फैक्ट बताया था क्रोमोसोम 1 पर कितने जीन हैं और क्रोमोसोम Y पर कितने जीन हैं। तो यहाँ पर Y पर आपके जो टोटल जीन है वो 231 है, बट ऑप्शन में 213 गिवन है, यानी कि ये ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सो यहाँ पर Y क्रोमोसोम पर कितने हैं, 231 जीन्स हैं। देन आपका नेक्स्ट ऑप्शन है कि अगर यहाँ पर Y क्रोमोसोम जो है अफेक्टेड हो, ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज़ की वो फीमेल में 0% रहेगी और मेल में 100% रहेगी। बिल्कुल सही है। सी, यहाँ पर एक मेल है जिसका वाई क्रोमोसोम जो है वो अफेक्टेड है। अब यहाँ पर जब भी इनहेरिटेंस होगा और इससे नेक्स्ट प्रोजेनी बनेगी तो वाई क्रोमोसोम हमेशा कहाँ मूव करेगा, मेल में ही तो होता है वाई। आपका फीमेल जो होंगी वहाँ पर तो वाई की कॉपी ही नहीं है, फीमेल तो एक्स है। तो यहाँ पर जब फीमेल में वाई की कॉपी ही नहीं है तो यहाँ पर ट्रांसमिशन जो है डिजीज़ का वो वाई क्रोमोसोम की वजह से पॉसिबल ही नहीं है। सो यहाँ पर हमेशा ट्रांसमिशन मेल में होगा तो मेल तो 100% अफेक्टेड होंगे, ठीक है, क्योंकि एक ही कॉपी है यहाँ पर और यही इनहेरिट हो रही है, तो मेल तो 100% अफेक्टेड होंगे। जबकि फीमेल में क्योंकि वाई क्रोमोसोम का कोई रोल नहीं है तो फीमेल में वाई क्रोमोसोम अफेक्टेड होने की वजह से जो डिजीज़ है वो 0% होगा, क्योंकि फीमेल डू नॉट हैव एनी कॉपी ऑफ वाई क्रोमोसोम। तो बच्चा ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट सही है।
ऑल आर करेक्ट बिल्कुल करेक्ट नहीं, क्योंकि सेकेंड ऑप्शन आपका रॉन्ग है। सो यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी थी, तो यहाँ पर आपके ऑप्शन में 2 ऑप्शन जो है चले गए हैं, बट मोस्ट प्रोबेबली आपका ये जो फैक्ट है ये इनकरेक्ट है, तो हम इसी को राइट मानेंगे। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन में ऑड वन आउट निकालना है। तो बच्चा फर्स्ट डिजीज है सिकल सेल अनीमिया, आपने पढ़ा है ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जिसमें जो आरबीसी है, आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन होता है वहाँ पर उसकी चेन प्रॉपर फॉर्म नहीं हो पाती जीन म्यूटेशन की वजह से। ग्लूटामिक की जगह वेलाइन का फॉर्मेशन होता है 6th पोजीशन पर, और यहाँ पर हीमोग्लोबिन चेन के स्ट्रक्चर ऑल्टर होने के साथ साथ जो आरबीसी है उसकी शेप भी क्या हो जाती है, उसकी शेप भी आपका सिक्कल जैसी, यानी कि इस तरह के हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। नाउ नेक्स्ट इज फिनाइल कीटोयूरिया। फिनाइल कीटोयूरिया भी आपका क्या है, ये भी ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिस्टिक फाइब्रोसिस भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, जबकि डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी ये आपका ऑटोसोमल डोमिनेटिंग डिसऑर्डर है। तो यहाँ पर बाकी सारे आपके रिसेसिव है एक्सेप्ट योर डचेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन जो है वो आपका राइट है। So now moving to the next question, the association of histone protein with nucleosome indicate H1 histone protein जो होता है उसका एसोसिएशन न्यूक्लियोसोम पर क्या इंडिकेट करता है। तो बच्चा आपने न्यूक्लियोसोम पढ़ा, न्यूक्लियोसोम क्या है, जहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन H2A, H2B, H3, H4 ये आपका मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं, यहाँ ऑक्टामर के फॉर्म में होगा, और इस ऑक्टामर पर डीएनए जो है वो रैप करता है। ठीक है, जब डीएनए रैप करता है सो बच्चे यहाँ पर आपका इस पॉइंट पर आपका प्रेजेंट होता है H1 प्रोटीन। ओके, अब H1 प्रोटीन क्या कर रहा है, जब ये डीएनए रैप हो रहा है इस ऑक्टामर के अराउंड, तो H1 हिस्टोन इसे डायरेक्ट कर रहा है। अगर H1 ना होता तो यहाँ क्या होता, तो ये आपका डीएनए इस पर रैप हुआ, और ये जो डीएनए का थ्रेड है वो आपका बाहर की तरफ इस तरफ मूव करता। ठीक है, फिर वो और आपके प्रोटीन ऑक्टामर से बाइंड नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर बाइंडिंग उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती। तो यहाँ पर H1 का मेन काम होता है कि वो डायरेक्ट करता है लिंकर डीएनए को कि उसको कहाँ पर फोल्ड होना है, तो यहाँ पर वो डायरेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या ऑप्शन है। सो फर्स्ट ऑप्शन है कि H1 प्रोटीन आपका इंडिकेट करता है कि उस पोर्शन में ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। देन वो रिप्रेजेंट करता है कि रेप्लिकेशन हो रहा है डीएनए का, ऐसा भी नहीं है। H1 प्रोटीन डीएनए को कंडेंस करता है, बिल्कुल सही, क्योंकि आपका ये हिस्टोन ऑक्टामर है, ये आपका डीएनए है, यहाँ H1 बाइंड हुआ तो ये आपका थ्रेड को ज़्यादा दूर तक नहीं जाने देगा और दोबारा से इसे एक ऑक्टामर के साथ बाइंड करा देगा। तो ये आपका एंट्री पॉइंट पर भी प्रेजेंट होता है H1, और एग्जिट पॉइंट पर भी प्रेजेंट होगा। ठीक है, एंट्री पर भी है और एग्जिट पर भी है, एंट्री पर भी है और एग्जिट पर भी है। तो ये लिंकर डीएनए को डायरेक्ट कर आपका डीएनए क्या कंडेंसेशन करा रहा है। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट कि ये डीएनए डबल हेलिक्स को एक्सपोज करता है, बिल्कुल नहीं, एक्सपोज नहीं कर रहा है बल्कि उसकी बाइंडिंग करवा रहा है प्रोटीन ऑक्टामर के साथ। तो राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट्स आर यूज टू इलोंगेट। डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट किसे इलोंगेट करते हैं। पहली चीज़ तो ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट आपके लैगिंग स्ट्रैंड पर बन रहे हैं, तो लैगिंग स्ट्रैंड को ही आपका इलोंगेट करेंगे। तो यहाँ 2 स्टेटमेंट तो लीडिंग स्ट्रैंड की है, ये दोनों तो हम कट कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर है लैगिंग स्ट्रैंड टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क या लैगिंग स्ट्रैंड अवे द रेप्लिकेशन फोर्क। तो बच्चे ये आपका वाई शेप स्ट्रक्चर क्या है, रेप्लिकेशन फोर्क, ये ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट है।
और ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट में क्या होता है, इस एंड पर 5 प्राइम है, इस एंड पर 3 प्राइम, यही तो है। 3 प्राइम पे न्यूक्लियोटाइड ऐड होते हैं तो ये 3 प्राइम पीछे छूट जाता है। तो यहाँ पर ये रेप्लिकेशन फोर्क इस डायरेक्शन में आपका ओपन होगा, लेकिन यहाँ पर जो फ्रेगमेंट है वो 5-3 डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ पर हम जो फ्रेगमेंट का डायरेक्शन बताते हैं वो आपका कैसे बताएंगे कि आपका रेप्लिकेशन फोर्क इस डायरेक्शन में ओपन हो रहा है, लेकिन 3 प्राइम जो है इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर हम कहेंगे लैगिंग स्ट्रैंड जो है अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क। अगर इस लैगिंग स्ट्रैंड पर ओकाज़ाकी फ्रेगमेंट का डायरेक्शन ये होता कि ये 3-1 होता 3 प्राइम और ये 5 प्राइम 3 प्राइम होता, तो हम टूवर्ड्स द रेप्लिकेशन फोर्क कहते कि इस डायरेक्शन में फोर्क खुल रहा है और इसी डायरेक्शन में ओकाज़ाकी बढ़ रहा है। बट यहाँ पर ये क्या होता है, रिवर्स होता है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि लैगिंग स्ट्रैंड जो है वो अवे फ्रॉम रेप्लिकेशन फोर्क ग्रो कर रहा है। ओके, तो ऑप्शन 4 इज योर राइट ऑप्शन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो पहले स्प्लाइसोसोम कॉम्प्लेक्स टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, बिल्कुल गलत बचा। स्प्लाइसोसोम ट्रांसलेशन नहीं, बल्कि यहाँ पर क्या आना चाहिए, ट्रांसक्रिप्शन। स्प्लाइसिंग, कैपिंग, एरिनाइलेशन, ये सारी प्रोसेस कहाँ हुई, ट्रांसक्रिप्शन में। तो यहाँ ट्रांसक्रिप्शन आना चाहिए। देन आपका पुनेट स्क्वायर जो है वो ब्रिटिश साइंटिस्ट से बनाया था, बिल्कुल यहाँ पर मेंडल ने बनाया था और मेंडल ब्रिटिश साइंटिस्ट से। तो करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, इसको एक बार रख लेते हैं और चेक कर लेते हैं। फ्रैंकल स्टेल ने लिंकेज को कॉइन किया, गलत। यहाँ पर लिंकेज को कॉइन करने वाले थे टीएच मॉर्गन, और रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी, इसी लिंकेज में रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी बताने वाले थे स्टूटवर्ट। तो यहाँ पर आपका स्टूटवर्ट ने यहाँ पर बताई थी रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी और लिंकेज बताई थी टीएच मॉर्गन ने। ठीक है, फिर ट्रांसडक्शन जो है कॉइंड बाय एस ऑल्टमैन, रॉन्ग है। ट्रांसडक्शन को आपका कॉइन करने वाले साइंटिस्ट थे लिडरबर्ज, एंड इनके साथ एक और साइंटिस्ट ने वर्क किया था, आई एम नॉट रिमाइंडिंग द नेम राइट नाउ। तो एक तो लिडरबर्ज थे। ट्रांसडक्शन है क्या बच्चा, आपने जो मेसेल्सन एंड स्टाइल एक्सपेरिमेंट पढ़ा है सेमी कंजर्वेटिव नेचर वाला, जहाँ पर आपका बैक्टीरियोफेज जो है, बैक्टीरियोफेज वो बैक्टीरिया को अटैक कर रहा है। तो यहाँ पर बैक्टीरियोफेज का जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र होता है बैक्टीरिया में। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ठीक है, सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसडक्शन विच इज़ एक्चुअली कॉइन्ड बाय लिंडरबर्ज। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is, what will happen if we use dideoxynucleotide rather than deoxynucleotide during elongation process in DNA replication? पहले तो यहाँ पर सुनिए, आप जब DNA replication होता है तो आप जो न्यूक्लियोटाइड का यूज़ करते हैं उसके अंदर होता है डीऑक्सी, यही तो पढ़ते, डीएनए बन रहा है तो डीऑक्सी राइबोज शुगर यूज़ होगी। तो आपको यहाँ पर यूज़ करना था डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड, यानी कि आपका ये डीऑक्सी थी पेंटोज शुगर और इससे ये N2 बेस जुड़ा है, तो ये डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड है। लेकिन उन्होंने कहा डाई डीऑक्सी मतलब होता है कि यहाँ पर आपका एक और OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस हो जाए। ठीक है, जब OH ग्रुप रिप्लेस होता जाएगा तो यहाँ पर रिएक्टिविटी जो है वो भी क्या होती जाएगी, कम। तो नॉर्मली तो यहाँ पर ये होता है ना OH HOH, तो यहाँ पर एक और OH को जब हम रिमूव कर देंगे तो ये बन जाएगी डाई डीऑक्सी। ठीक है, तो अगर हम डाई डीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड को यूज़ करते हैं डीऑक्सी की जगह पर, सो बच्चा यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन पर क्या फ़र्क पड़ेगा, यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन हॉल्ट हो जाएगा, रुक जाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका रिएक्टिविटी कम होने की वजह से आपका जो न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोटाइड के बीच की बॉन्डिंग है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि OH ग्रुप तो रहा ही नहीं और OH ग्रुप ही रिएक्टिव ग्रुप होता है। तो यहाँ पर डीएनए रेप्लिकेशन बिल्कुल हॉल्ट हो जाएगा। सेकेंड हम पढ़ते हैं वीक बॉन्ड जो है वो बन जाएंगे न्यूक्लियोटाइड के,
न्यूक्लियोटाइड है, ये न्यूक्लियोटाइड के बीच में ड्यूरिंग द इलोंगेशन प्रोसेस। बिल्कुल रॉन्ग बचा, वीक तो यहाँ पर बनेंगे ही नहीं। आपका साइट होनी चाहिए रिएक्शन के लिए, तो वहाँ पर बॉन्ड बनते हैं, बट यहाँ पर तो आपका रिएक्टिव होने के लिए साइट ही नहीं है, OH ग्रुप रिप्लेस हो गया है, तो यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन होगा ही नहीं। और नो चेंज भी लगकर कि कोई चेंज नहीं होगा, चाहे आप डीऑक्सी यूज़ करो, डाईडीऑक्सी यूज़ करो, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत है। रिएक्टिविटी चेंज होगी, बॉन्ड चेंज होंगे तो फ़र्क तो पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन जो है वो फर्स्ट आएगा। ये क्वेश्चन भी 2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर MCQs में डाल दिया। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि व्हेन डाईडीऑक्सी न्यूक्लियोटाइड इज़ यूज्ड इंस्टीड ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पर OH ग्रुप जो है वो रिप्लेस किया जाता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिएक्टिविटी जो है वो रिड्यूस हो जाती है एंड नो बॉन्ड फॉर्मेशन टेक प्लेस बिटवीन द न्यूक्लियोटाइड, कि न्यूक्लियोटाइड के बीच में कोई बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन सिंपल सा है, ओप्रोन टर्म किसने दी है? तो एलेक जेफरी ने दी थी बच्चा, क्या? DNA फिंगरप्रिंटिंग को। सबका ही देख लेते हैं। एलेक जेफरी ने DNA फिंगरप्रिंटिंग दी है। वॉटसन एंड क्रिक ने डबल स्ट्रैंड DNA का स्ट्रक्चर दिया था, ठीक है। क्रिक ने यहाँ पर एक सेंट्रल डोगमा भी दिया था। सेंट्रल डोगमा 1 मार्क्स में पूछ ले तो क्या है? DNA से mRNA बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, और mRNA से प्रोटीन बनता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। तो ये बात कहने वाले साइंटिस्ट कौन थे? क्रिक थे, ठीक है। और वॉटसन और क्रिक दोनों ने मिलकर डबल स्ट्रैंड DNA का स्ट्रक्चर दिया है। उसके बाद जैकब एंड मोनार्ड है बच्चा, इन्होंने दिया है ओप्रोन टर्म को। लैक ओप्रोन टर्म देने वाले जैकब एंड मोनार्ड थे। तो आपका राइट ऑप्शन क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन विल बी योर राइट ऑप्शन, ठीक है। आपको मुझे बताना है फ्रैंकल स्टेल ने यहाँ पर क्या किया है। जेनेटिक्स में ही है ये भी। तो फ्रैंकल स्टेल ने आपका क्या किया है? जेनेटिक कोड में भी आपके कुछ साइंटिस्ट के नेम है जो मैंने आपको कराए हैं, वो भी पर्टिकुलर आपको याद रखने हैं। हरगोबिंद खुराना ने क्या किया वहाँ पर, ठीक है। तो सभी साइंटिस्ट और उनके काम को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीजनरेटिव नेचर जो होता है जेनेटिक कोड का, वो क्या बताता है, क्या डिपिक्ट कर रहा है? डीजनरेटिव, तो यहाँ डीजनरेटिव और एम्बिगुअस ये 2 टर्म है जेनेटिक कोड में जो एक दूसरे के रिवर्स होते हैं, ठीक है। अनएम्बिगुअस का मतलब होता है कि एक कोडोन जो होता है वो एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। एक कोडोन एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड के लिए ही कोड करेगा। और डीजनरेटिव का मतलब होता है कि आपका एक अमाइनो एसिड के लिए मोर देन 1 कोडोन हो सकता है। मोर देन 1 कोडोन, देखो एक दूसरे का रिवर्स है ये। अब यहाँ पर एक अमाइनो एसिड हो गया है और उसके लिए एक से ज़्यादा कोडोन है। यहाँ एक कोडोन है और उसके लिए एक स्पेसिफिक अमाइनो एसिड है। सो दीज 2 टर्म्स आर रिवर्स ऑफ ईच अदर। और जब भी आप इन्हें एक्सप्लेन करें आपको इनका एग्जाम्पल देना है। जैसे अनएम्बिगुअस आप दे रहे हो तो अनएम्बिगुअस में आप यहाँ पर कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए। AUG जब भी होगा हमेशा पर्टिकुलर अमाइनो एसिड मीथियोनिन ही बनाएगा, इसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। UU जब भी होगा हमेशा स्पेसिफिक फिनाइल एलेनिन ही बनाएगा, इसके अलावा कोई नहीं बनाएगा। और जब आप डीजनरेटिव का बात करेंगे तो बच्चा डीजनरेटिव में आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे एक अमाइनो एसिड है फिनाइल एलेनिन, इसके लिए आपका UUU भी हो सकता है, ठीक है। UUU जहाँ पे भी होगा वो यही बनाएगा फिनाइल एलेनिन। लेकिन अगर आपका UUC हो तो वो भी आपका फिनाइल एलेनिन बना सकता है। तो एक अमाइनो एसिड के लिए एक से ज़्यादा कोडोन कोड कर सकते हैं। तो यू हैव टू रिमेंबर एटलीस्ट 1 एग्जाम्पल व्हेन यू आर डिफाइनिंग डीजनरेटिव और अनएम्बिगुअस प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड के इसके अलावा आपकी प्रॉपर्टी थी जैसे ये यूनिवर्सल होता है और ऑर्गेनिज्म में सेम होगा, ओवरलैपिंग नहीं होती, कोई कॉमा प्रेजेंट नहीं होता है यहाँ पर, ठीक है। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टर रिलेटेड टू योर जेनेटिक कोड। फाइन। अब एक और देखो जेनेटिक कोड पर ही क्वेश्चन यहाँ पर कहा है कि जेनेटिक कोड अगर क्वापलेट होता है, हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट है ना। ट्रिपलेट है तो यहाँ पर आपके चारों N2
चारों N2 बेसिस आने के चांसेस बराबर है तीनों पोजीशन पर। तो यहाँ पर मैं रिप्रेजेंट कर दूँ कि चारों में से कोई भी आ सकता है। 4 ही है ना हमारे पास नाइट्रोजनस बेसिस, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। तो चारों में से कोई भी आ सकता है। इस पोजीशन पर भी चारों में से कोई भी आ सकता है, इस पोजीशन पर भी चारों में से कोई भी आ सकता है। यानी कि टोटल प्रोबेबिलिटी आपकी क्या है, 64 कोडोन आपकी बॉडी में बनते हैं अगर आप क्या ले रहे हैं, ट्रिपलेट। और इस 64 में आपके 61 जो हैं वो हैं कोडिंग सीक्वेंस और 3 हैं आपके स्टॉप कोडोन, जिसे हमने ओपल, अंबर और ओकरा पढ़ा था, ठीक है, जिसे हम UAA, UAG, UGA भी पढ़ते हैं, ठीक है। सो दीज आर योर स्टॉप कोडोन। एंड इसके अलावा यहाँ पर आपके जो ये 64 क्रोमोसोम है जिसमें से 61 कोडिंग है, तो ये 61 कोडिंग आपके 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करते हैं। अब इन्होंने कहा अगर आपका जेनेटिक कोड कोआपलेट होता, कोआपलेट मतलब ये 4 से बना होता, तो पॉसिबल नंबर ऑफ कोडोन कितने बनते। तो यहाँ पर चारों के आने की पोजीशन, चारों के आने की पोजीशन, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ तक तो 64 आता है। 64 इंटू 4 करोगे आप इन दोनों को, तो 64 इंटू 4 आपका ये सब करके 64 आया। 64 इंटू 4 करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 256 के आसपास। यानी कि अगर क्वार्टलेट होता तो आप कहते कि यहाँ टोटल कोडोन कितने बनते, टोटल कोडोन हमारे पास होते 256। और ये बहुत ज़्यादा कोडोन है, हमें तो सिर्फ 20 अमाइनो एसिड ही है हमारी बॉडी में, तो उस हिसाब से ये बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ना हो तो हमारे चेक किया गया कि 20 के लिए आपका 61 सफिशिएंट है। अगर बोला जाए डुप्लेट होते तो ये डुप्लेट है, यहाँ पर भी चारों आ सकते हैं, यहाँ पर भी चारों आ सकते हैं, तो बच्चा 16 ही कोडोन बनते। और 16 कोडोन में भी फिर आपके स्टॉप कोडोन निकलते, तो यहाँ पर कोडिंग तो बहुत कम रह जाते। और ये आपके 20 अमाइनो एसिड के लिए कोड करने हैं आपकी बॉडी में। तो यहाँ पर हमने पर्टिकुलर देखा कि आपका बॉडी में जो 20 अमाइनो एसिड है उसके लिए मैक्सिमम कोडोन क्या हो सकते हैं, तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पर क्या कहा कि हमारा कोडोन जो है वो ट्रिपलेट की फॉर्म में। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका 256 हो जाएगा, ठीक है, कैलकुलेट आप कर सकते हैं। Now next question is nucleic acid containing thymine and methylated uracil, then it should be। ऐसा न्यूक्लिक एसिड जहाँ पर थायमिन हो। अब यहाँ से सुनिए, थायमिन आपका RNA में तो होता ही नहीं है, RNA में तो होता ही नहीं है थायमिन, है ना। तो RNA तो काट दीजिए जहाँ जाए, तो यहाँ पर RNA, यहाँ पर RNA काट दिया। अब यहाँ पर इन्होंने दिया DNA और साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। तो साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गा है, और एल्गा में आपका जो है DNA RNA कोई भी हो सकता है, स्पेसिफिक लेना है हमें इनमें से मोर एक्यूरेट। तो बच्चे यहाँ पर मिथाइलेटेड यूरेसिल टर्म में आप कंफ्यूज हो गए हो कि थायमिन और यूरेसिल दोनों प्रेजेंट हो, कई बच्चों ने RNA लगा दिया हो या आइदर DNA RNA लगा दिया हो। मिथाइलेटेड यूरेसिल होता है ऐसा यूरेसिल जिस पर मिथाइल ग्रुप अटैच है। और मैंने आपको ये चीज़ बताई थी ट्रांसलेशन के टाइम पर भी, कैपिंग के टाइम पर भी, कि जब हम गुआनिन को कैप कर देते हैं तो कैप में हमने उसका मिथाइलेशन ही तो किया है, मिथाइलेटेड गुआनिन ही हम लिखते हैं। तो किसी भी N2 बेस पर अगर यहाँ पर उसे मिथाइलेटेड कर दिया जाए तो वो कंपाउंड आपका स्टेबल हो जाता है, यानी कि वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जहाँ यूरेसिल प्रेजेंट है लेकिन रिएक्ट नहीं कर सकता, यूरेसिल काम का नहीं है क्योंकि वो मिथाइलेटेड है, तो वो जेनेटिक कोड आपका क्या हो सकता है भाई, RNA बनाने के लिए तो आपको यूरेसिल चाहिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो है वो DNA होगा। DNA में हमें यूरेसिल की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो DNA में यूरेसिल मिथाइलेटेड फॉर्म में हो सकता है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Next question is a N2 base. A N2 base together with pentose sugar and phosphate form building block of nucleic acid. इन्होंने कहा है एक N2 बेस पेंटोज शुगर के साथ, सो दिस इज योर पेंटोज शुगर,
इसके साथ N2 बेस लग गया एंड फॉस्फेट। फॉस्फेट कहाँ होता है 5th कार्बन पर, तो ये फॉस्फेट लग गया। इन्होंने कहा ये जो स्ट्रक्चर बना ये क्या है, तो बच्चे आपको बताया गया है ये क्या है, ये न्यूक्लियोटाइड होता है। अगर हम इसमें से फॉस्फेट को रिमूव कर दे, ये 5th कार्बन, अगर फॉस्फेट को रिमूव कर दे तो ये जो बनता है ये न्यूक्लियोसाइड होता है। तो इन्होंने फॉस्फेट के साथ पूछा है, तो फॉस्फेट के साथ आपका ये क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन बचा, ये राइट ऑप्शन न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा, जो कंबाइन करके आपका डीएनए फॉर्म करते हैं। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन था। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम कंटेन। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक सिस्टम में क्या होता है, तो यहाँ पर आपका डीएनए तो होता है वहाँ पर, बट हिस्टोन प्रोटीन्स, जहाँ जहाँ हिस्टोन प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन आपका हम बात करते हैं हिस्टोन नॉन हिस्टोन, ये यूकैरियोट्स में मिलते हैं आपको। प्रोकैरियोट के केस में, प्रो के केस में हम यहाँ पर यूज़ करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की जगह पॉलीअमाइंस। पॉलीअमाइंस जो होते हैं वो आपके डीएनए को बाइंड करने का या पैकेजिंग करने में हेल्प करते हैं। तो बच्चा ये ध्यान रखिएगा, डीएनए पैकेजिंग अगर यूकैरियोट में पूछा है तब तो आप वहाँ बताएंगे कि डीएनए आपका जो है वो रैप अप हुआ है किसके साथ, डीएनए आपका रैप अप हुआ है किसके साथ, हिस्टोन प्रोटीन के साथ, और यही स्ट्रक्चर आपका कहलाया न्यूक्लियोसोम, किसमें, यूकैरियोट में। और जब डीएनए आपका रैप अप हुआ है पॉलीअमाइन के साथ, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि ये हो रहा है प्रोकैरियोट में। प्रोकैरियोट में न्यूक्लियोसोम टर्म यूज़ नहीं की जाती, सिंपली आपका बोला जाता है कि डीएनए जो है वो आपका पॉजिटिवली चार्ज पॉलीअमाइंस के साथ आपका बाइंड होकर और शॉर्ट होता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, और उससे उसकी पैकेजिंग होती है। तो यहाँ राइट ऑप्शन आएगा आपका, हिस्टोन वाली तो चीज़ें गलत है, हिस्टोन नॉन हिस्टोन, तो यहाँ डीएनए होगा लेकिन हिस्टोन नहीं होगा, इस हिस्टोन की जगह पर यहाँ क्या होगा, पॉलीअमाइन होगा। आई होप ये आंसर आपको क्लियर होगा। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको टीआरएनए के रिगार्डिंग बतानी है, ठीक है, टीआरएनए के रिगार्डिंग इनकरेक्ट बोली है। तो यहाँ पर टीआरएनए को अडेप्टर और सोल्यूबल आरएनए कहते हैं, ये तो सही है। टीआरएनए फॉर्म होता है और प्रोसेस होता है न्यूक्लियस के अंदर, जबकि उसकी चार्जिंग साइटोप्लाज्म में होती है, राइट है। चार्जिंग का मतलब होता है कि टीआरएनए के साथ आपका एक अमाइनो एसिड को बाइंड करा दिया जाए, सो दिस इज कॉल्ड योर चार्जिंग ऑफ टीआरएनए। तो ये आपका कहाँ पर होगा, साइटोप्लाज्म में, जबकि टीएनए का फॉर्मेशन न्यूक्लियस के अंदर बनता है। तो ये ऑप्शन सही है बच्चा, क्योंकि आपका आरएनए बन रहा है, आरएनए के लिए तो आपका डीएनए चाहिए ना, और डीएनए तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, तो ये टीआरएनए भी कहाँ बनेगा, न्यूक्लियस के अंदर बनेगा। सिर्फ आपका राइबोसोमल आरएनए है जो कि राइबोसोम में भी फॉर्म हो सकता है, न्यूक्लियस में भी बन रहा होगा और साइटोप्लाज्म में भी, अदरवाइज टीआरएनए एमआरएनए दोनों ही आपके कहाँ बनेंगे, न्यूक्लियस के अंदर बनेंगे, ठीक है। नाउ यहाँ पर नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट ऑप्शन इज इन 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, ये आपको टीआरएनए वाई शेप का दिखता है, इसे एक बार छोड़ देते हैं। देन एडिशन ऑफ अमाइनो एसिड अकर एज 3 प्राइम एंड ऑफ टीआरएनए, ये सही है। टीआरएनए की जब आपको स्ट्रक्चर बताई थी, मैंने आपको कहा था कि टीआरएनए जो है वो एक सिंगल स्ट्रैंड से बना हुआ आरएनए है, जिसके 3 प्राइम एंड पर OH ग्रुप होता है और यहीं पर अमाइनो एसिड बाइंड करता है। तो यहाँ पर है कि अमाइनो एसिड का एडिशन 3 प्राइम एंड पर होगा, बिल्कुल राइट है। अब आ जाते हैं थर्ड ऑप्शन पर। 3 डायमेंशन में बच्चा ये वाई शेप का नहीं, ये आपका एल शेप का दिखता है, तो ये पॉइंट आपका नया ऐड करवा रही हूँ। 3 डायमेंशन में जब हम देखते हैं तो टीआरएनए एल शेप दिखता है, सो यहाँ पर इनकरेक्ट बताना था, तो योर थर्ड ऑप्शन इज इनकरेक्ट, बाकी सारे करेक्ट हैं। Then next is segment of DNA which can move in genome and known as jumping gene. आपके डीएनए के वो सेगमेंट जो एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर मूव कर सकते हैं, तो ये आपका ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एक टर्म है कि ह्यूमन जीनोम में आपके ट्रांसपोजोन्स भी होते हैं, ट्रांसपोजोन्स को ही हम जंपिंग जीन कहते हैं। और ये क्या होता है, ऐसे जीन मान लो क्रोमोसोम में इस पोजीशन पर थे, तो ये अपना पोजीशन चेंज कर यहाँ पर भी आ सकते हैं, मीन्स ये क्रोमोसोम में अपनी पोजीशन चेंज
चेंज करते रहते हैं, ब्रेक होकर अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। सो इन जीन्स को जंपिंग जीन या ट्रांसपोजोन्स कहा जाता है। ओके, सो राइट ऑप्शन कि वो सेगमेंट जो आपका मूव कर सकता है वो ट्रांसपोजोन है। इंट्रॉन आपको पता है नॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, सिस्ट्रॉन वो सेगमेंट जहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन हेल्ड हो रहा हो। ठीक है, सो ये आपके रिलेटेड टर्म थे क्वेश्चन के। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीएनए है एनिमल में जिसका परसेंटेज ऑफ एडेनिन 35 है। अब देखिए एडेनिन अगर आपका 35% है तो एडेनिन बाइंड करता है थायमिन के साथ, जितना एडेनिन उतना ही थायमिन, यानी कि ये भी 35%। अगर हम जोड़े इसे तो सॉरी अगर हम इसे जोड़े तो ये कितना हो जाएगा 70%। अब 100 में से 70% हटाए तो 30% बचा, यानी इस 30% में आपका सी भी है और जी भी है। तो अगर 30% को हाफ किया जाए तो सी और जी कितने हो गए 15%। तो अब आपसे क्या पूछा इन्होंने पूछा है परसेंटेज ऑफ आपका थायमिन बतानी है। तो थायमिन आपका बतानी बचा, तो थायमिन एडेनिन आपका जितना एडेनिन है 35%, तो उतना ही आपका थायमिन होगा, दैट इज ऑल्सो 35%। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा राइट होगा, दिस वन, कि यहाँ पर थायमिन भी क्या होगा 35% होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं 46। What would happen if a gene encoding polypeptide of 50 amino acid 25th codon UAC is mutated to UAA? ठीक है, इन्होंने कहा है एक जीन एनकोडिंग पॉलीपेप्टाइड है जिसमें 50th अमाइनो एसिड जो 50 अमाइनो एसिड है, जिसमें 50 अमाइनो एसिड है, और 25th कोडोन है उसका UAC, जिसे हमने बदल दिया है, म्यूटेशन कर दिया UAA में। यानी कि 25th जो आपका कोडोन था वो आपका UAC था, उसे हमने UAA में किया। तो आपको बताना है कि यहाँ पर आपका एक 50 अमाइनो एसिड की चेन थी जिसके 25th पोजीशन पर आपने ये चेंज किया है। तो आपका यहाँ पर क्या बदलाव आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा? तो पहला ऑप्शन है कि 2 पॉलीपेप्टाइड बन जाएगी 24 और 25 अमाइनो एसिड की। इस 25th पोजीशन पर पहले तो आ गया आपका UAA, और UAA एक स्टॉप कोडोन है, यानी कि यहाँ पर इसके बाद आपका पॉलीपेप्टाइड फॉर्म नहीं होगी, आगे आपका पॉलीपेप्टाइड फॉर्म नहीं होगी। तो यहाँ पर है 2 पॉलीपेप्टाइड बनी 24 और 25 की, यहाँ तक आपकी 24 की बन गई और फिर आगे आपकी 25 की बन गई। तो पहले तो एक गलती हो जाएगा क्योंकि एक अमाइनो एसिड कम पड़ रहा है जो म्यूटेटेड है, स्टॉप कोडोन। अच्छा, ये आपका कोड नहीं करेगा, बीच में इन्होंने कहा कि आपका यहाँ पर ये कोड तो करेगा नहीं, तो इससे आगे फिर से आपका ट्रांसलेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो बच्चा यहाँ पर आपका ये mRNA है और इसमें बीच में UAA है। तो आपका कुछ सिग्नल्स होते हैं 5 प्राइम एंड पर ही प्रेजेंट होते हैं। तो 24 तक तो यहाँ कोड किया, आगे स्टॉप कोडोन आ गया है, तो ये टर्मिनेटर रीजन आ गया, इसके आगे आपका ट्रांसलेशन नहीं होगा। ऐसा नहीं कि ये एक अमाइनो एसिड छोड़ दिया और फिर आगे की चेन फिर से आपका ट्रांसलेट हो जाएगी, तो यहाँ पर आगे ट्रांसलेशन नहीं होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन तो आपका गलत है। नेक्स्ट, एक पॉलीपेप्टाइड बनेगी 49 अमाइनो एसिड की। कैसे बन जाएगी? जब 25th पर ही आपका UAA स्टॉप कोडोन आ गया है, तो आपको एक बड़ी 49 की तो बनेगी ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी आपका रॉन्ग है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट ऑप्शन, 25 अमाइनो एसिड की एक चेन बन जाएगी। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, ये 25th पर आपका क्या है स्टॉप कोडोन, तो इससे पहले वाला आपका कोड जो है वो आपके ट्रांसलेट होंगे, और इससे पहले 24 है, इन्होंने कहा 25 अमाइनो एसिड की बनेगी, गलत। हमें कितनी मिलनी चाहिए 24 की। तो ये आपका ऑप्शन सही है कि 25th पर तो स्टॉप ही आ गया, स्टॉप आ गया तो वो तो कोड करेगा ही नहीं, तो हमें एक 24 अमाइनो एसिड की चेन मिलेगी। तो ऑप्शन 4 इज राइट। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आपका इनिशिएशन कोडोन है जो मीथियोनाइन अमाइनो एसिड के लिए कोड करता है? तो सबको पता है, बार बार आ चुका है,
AUG जो है वो इनिशिएटर कोडोन होता है। इसमें एक ये कोड भी है जो कि आपका स्टॉप कोडोन है, ठीक है। तो ये आपका AUG होगा जो मीथियोनिन के लिए कोड करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बेस ऑर्डर इन अ चेन ऑफ DNA इज दिस, देन हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फाउंड। बहुत ईजी सा है। आपका यहाँ पर एक बेस ऑर्डर है, ये आपको बताना है कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बने। तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा T के साथ, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। बॉन्ड काउंट कर लीजिए, 2 2 4, 4 2 6, 6 3 9 और 9 3 12। तो 12 आपका राइट ऑप्शन होगा कि यहाँ पर 12 हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स स्टेटमेंट। गलत स्टेटमेंट आपको बतानी है। DNA केमिकली लेस रिएक्टिव होता है, बिल्कुल सही है। RNA आपका ज़्यादा रिएक्टिव होता है क्योंकि इसके अंदर OH ज़्यादा है, ठीक है। और जबकि DNA में RNA के कंपैरिजन में सेकेंड कार्बन पर OH नहीं होता है। तो यहाँ पर 3 OH होते हैं जबकि DNA में आपके 2 ही OH है। और जितने ज़्यादा OH उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी ज़्यादा। तो DNA आपका लेस रिएक्टिव है, RNA मोर रिएक्टिव है। देन आयरन म्यूटेटेड एट अ फास्टर रेट एज कम्पेयर टू DNA। अगेन प्रिंटिंग मिस्टेक है, RNA है ये। RNA आपका म्यूटेट होता है फास्ट रेट पर एज़ कम्पेयर टू DNA। बिल्कुल सही है क्योंकि यहाँ पर आपका RNA जो है वो रिएक्टिव ज़्यादा है तो वहाँ पर म्यूटेशन भी ज़्यादा होगा। और DNA आपका यहाँ म्यूटेशन कम होता है, ये स्टेबल मॉलिक्यूल है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, सेकंड स्टेटमेंट राइट है। देन ग्वानिल ट्रांसफेरेज एंजाइम हेल्प इन कैपिंग प्रोसेस। तो बिल्कुल सही है। कैपिंग पे क्या होता है, मिथाइलेटेड ग्वानिन को ऐड कराया जाता है 5 प्राइम पर। तो यहाँ पर एडिशन जो करवा रहा है वो एक एंजाइम करवाता है विच इज़ कॉल्ड ग्वानिल ट्रांसफेरेज, ठीक है। सो ये ऑप्शन भी आपका क्या है, करेक्ट है। देन पॉलीएडिनाइलेशन इज द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ एडेनिन टेल। देखो यहाँ तक सही था, एडेनिन टेल का एडिशन, लेकिन यहाँ दे दिया 5 प्राइम एंड। तो यहाँ तो आपका एडिनाइलेशन कहाँ होता है, 3 प्राइम एंड पर, ठीक है। तो कहीं थोड़ी बहुत प्रिंटिंग मिस्टेक होती है ना, तो बच्चा आप खुद एस्टिमेट भी कर सकते हो, आपको बहुत अच्छे से कराया गया है। और रॉन्ग ऑप्शन आपको दिख ही रहा है, तो ये आपका रॉन्ग ऑप्शन है और बाकी अदर ऑप्शंस आर योर राइट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है। तो यहाँ पर है ड्रोन का ग्रैंडफादर होगा, ग्रैंडसन होगा, बट उसका कोई फादर नहीं होगा। सही है। देखो फीमेल फ्लाई होती है, फीमेल फ्लाई से पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू आपका ड्रोन डायरेक्ट बनते हैं, हैप्लॉइड, ठीक है, फीमेल एग से। तो यहाँ पर इसका कोई फादर तो नहीं है, राइट है। लेकिन अब देखिए इसका ग्रैंडफादर है। ग्रैंडफादर क्यों बोल रहे हैं, जिस फीमेल से ये ड्रोन फॉर्म हुआ है वो फीमेल डिप्लॉयड है और वो आपका नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी है, जहाँ पर आपका मेल आया होगा गैमेट और फीमेल आया होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका इस ड्रोन का कोई फादर नहीं था क्योंकि ये सीधा मदर से बना है, लेकिन इसका ग्रैंड फादर तो है, इसका नाना हम कह सकते हैं, नाना जी तो हैं क्योंकि इसकी जो मदर है, इसकी मदर नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनी है, तो इसका ग्रैंड फादर होगा। और इसी तरह से इसका ग्रैंड सन भी होगा। कैसे ग्रैंड सन कैसे होगा बच्चा, ये ड्रोन है, ठीक है। ये ड्रोन आपका किसी फीमेल को स्पर्म देगा और ये फीमेल एग के साथ आपका फर्टिलाइज कर यहाँ पर 2n बनाता है और 2n हमेशा क्या होंगी, फीमेल। तो नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कौन बन रही है, फीमेल, और फिर यही फीमेल आगे जाकर ड्रोन बना सकती है। तो बच्चा देखो ये ड्रोन का आपका कोई सन नहीं है, इस ड्रोन का कोई सन नहीं है क्योंकि इससे हमेशा क्या होती है, फीमेल डॉटर। तो ये पॉइंट भी ऐड हो सकता है कि ड्रोन डू नॉट हैव सन, कि यहाँ पर सन भी नहीं होता, ये भी सही है स्टेटमेंट। ड्रोन का सन नहीं है बट इसका ग्रैंड सन तो है। ये जो फीमेल बना रहा है, इसकी जो बेटी बनी उस बेटी से तो बेटा हो सकता है, तो इसका ग्रैंड फादर ग्रैंड सन हो सकता है, लेकिन इसका सन और फादर नहीं होता है। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखनी कि ड्रोन में सन और फादर नहीं होगा, लेकिन ड्रोन का ग्रैंड फादर और ग्रैंड सन हो सकता है। तो ये स्टेटमेंट तो आपकी बिल्कुल करेक्ट है। फिर हनी भी XXXY टाइप का सेक्स डिटर्मिनेशन शो करती है, बिल्कुल राइट है। ड्रोन पार्थिनोजेनेसिस से बनते हैं बट फर्टाइल होते हैं, यानी कि स्पर्म फॉर्म कर
सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पर आपका है लास्ट ऑप्शन कि ये सारी ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हम लास्ट ऑप्शन पे जाएंगे बिल्कुल कि ये सारी ही स्टेटमेंट आपकी क्या है, करेक्ट है। सो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो और आपके सारे डाउट्स जो हैं वो क्लियर हुए हों इस चैप्टर से रिलेटेड। आई विल टेक मोर टेस्ट ऑफ दिस चैप्टर ताकि आपको और कुछ क्वेश्चंस रिवाइज हो सके और क्लैरिटी हो सके। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे बच्चा, थैंक यू सो मच।